श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, कोरोना काल को देखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लासें श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से शुरू की गई है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय का पाठ नंबर 2 मानव तंत्र। शरीर का संगठन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शरीर का संगठन। सभी सजीवों का शरीर कार्बनिक अणुओं पर आधारित होता है। कार्बनिक अणु किसे कहते हैं? वे अणु जिनमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। वो कौन से अणु कहलाते हैं? कार्बनिक अणु कहलाते हैं। सभी सजीवों का शरीर कार्बनिक अणुओं पर आधारित होता है, चाहे वो सजीव जीवित हो या वो सजीव मृत हो या वो सजीव अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर दे। कार्बनिक अणुओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम कोशिका सेल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब कोशिका की क्या परिभाषा होती है? सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक, संरचनात्मक और एकल इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक, संरचनात्मक और एकल इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के समायोजन से किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका के समायोजन से किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। तो उत्तक की क्या परिभाषा होती है? समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम होता है, वो उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम होता है, क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अब उत्तक के समायोजन से, अब उत्तक जैसे रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, अस्थि उत्तक है, पेशी उत्तक है, ये उत्तक के उदाहरण हो गए। और उत्तकों के समायोजन से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। उत्तकों के समायोजन से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। जैसे अमाशय एक अंग है, यकृत एक अंग है, तो उत्तकों के समायोजन से किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और अंगों के समायोजन से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। बच्चों, हम बात करें तंत्र के बारे में। तंत्र होता है बच्चों किसी चीज का समूह है, यानी जब बहुत सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तो वो एक समूह बन जाता है। और वैसे अपने साधारण भाषा में देखें तंत्र, तो जो हार्डवर्क को क्या कर दे? आसान कर दे। यानी बहुत सारी चीजें आपस में मिलकर के जो हार्डवर्क को क्या कर देती हैं? आसान कर देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तंत्र। तो इसी प्रकार से अंगों के समायोजन से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अनेक प्रकार के अंग तंत्रों से किसका निर्माण होता है? शरीर यानी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये कार्बनिक मॉलिक्यूल हो गए। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, उत्तक को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऑर्गन को क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, और ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र और बॉडी यानी शरीर। अब जब कभी भी किसी स्टूडेंट को पूछा जाता है भी सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव एंड निर्जीव किसे कहते हैं, तो वो सजीवों के लक्षण बताने लगते हैं। लेकिन सजीव की परिभाषा अलग होती है और लक्षण क्या होते हैं? अलग होते हैं। सजीव के बारे में अपन बात करते हैं तो सहप्राण व जीवित वस्तुओं को क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। और निर्जीव किसे कहते हैं? निष्प्राण व मृत वस्तुओं को क्या कहा जाता है? निर्जीव कहा जाता है। ये सजीवों के लक्षण होते हैं। सजीवों के लक्षण जैसे पोषण, पोषण का मतलब खाना खाना, श्वसन यानी साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं सांस लेना, संवहन, संवहन का मतलब उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करना, उत्सर्जन यानी शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। इसके अलावा जनन, जनन किसे कहते हैं? किसी सजीव द्वारा अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। उसके बाद में नियंत्रण व समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण व समन्वय किसको कहते हैं?
पर्यावरण की किसी क्रिया के प्रति उचित अनुक्रिया करने हेतु शरीर के सभी अंगों का सुसंगठित ढंग से मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है? नियंत्रण व समन्वय कहलाता है। शरीर के पर्यावरण की किसी क्रिया के प्रति उचित अनुक्रिया करने हेतु शरीर के सभी अंगों का सुसंगठित ढंग से मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है? नियंत्रण व समन्वय कहलाता है। इसके अलावा जन्म भी होता है सजीव का, उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, उसका वृद्धि और विकास भी होता है और गति भी होती है उनमें। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सजीवों के लक्षण हैं। और जो सजीवों के विपरीत लक्षण रखते हैं वो किसके लक्षण हो जाते हैं? निर्जीवों के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तो सजीवों के उदाहरण पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधों को भी सजीवों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये सभी लक्षण किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं और जीव जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले आपको बता दें भी पोषण से संबंधित तंत्र कौन सा है? पाचन तंत्र। पोषण से संबंधित तंत्र कौन सा हो गया? पाचन तंत्र। और श्वसन से संबंधित तंत्र कौन सा हो गया? संवहन तंत्र। और श्वसन से संबंधित तंत्र हो गया श्वसन तंत्र, सॉरी, संवहन से संबंधित तंत्र हो गया संवहन से संबंधित संवहन तंत्र। और संवहन तंत्र का निर्माण कौन कौन करता है? परिसंचारी तंत्र और लसिका तंत्र। ये दोनों मिलकर के और आगे ये भी और भागों के अंदर बंट जाएंगे। तो संवहन तंत्र का निर्माण परिसंचारी तंत्र और लसिका तंत्र मिलकर करते हैं। उत्सर्जन के लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। और जनन से संबंधित तंत्र कौन सा हो गया? जनन तंत्र, जो नर और मादा के अंदर अलग अलग होता है। नर के अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है और मादा के अंदर क्या पाया जाता है? मादा जनन तंत्र पाया जाता है। और नियंत्रण व समन्वय से संबंधित तंत्र कौन सा हो गया? तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र हो गया? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र आपके इस बार के सिलेबस के अंदर नहीं है। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका कार्य करते हैं? नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों हट चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जन्म मृत्यु ये तो अन्य लक्षण हो गए सजीवों में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पोषण से संबंधित तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण से संबंधित तंत्र कौन सा होता है? पाचन तंत्र। तो पोषण के बारे में सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। पोषण किसे कहते हैं? किसी सजीव द्वारा भोजन को अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाएगी? पोषण। यानी खाना खाने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। उसके बाद में पोषक तत्व। कौन से तत्व? पोषक तत्व। कह का मतलब करने वाला और क्या करने वाला? पोषण प्रदान करने वाला तत्व, यानी पोषण प्रदान करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। यानी पोषण के अंदर विद्यमान वे तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व, या इनको भोजन के अवयव भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे शरीर को मुख्यतः ऊर्जा देता है। ये हमारे शरीर को मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है। और ये अनाजों के अंदर पाया जाता है या शर्करा के अंदर, यानी स्टार्च युक्त या शर्करा युक्त होता है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन। उसके बाद में क्या आ जाता है? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन। क्या आ जाता है? प्रोटीन। ये हमारे शरीर में वृद्धि व विकास करता है, शरीर का निर्माण करता है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये भी हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। कौन से तत्व की जरूरत होती है?
नाइट्रोजन की जरूरत होती है। उसके अलावा वसा, वसा किसमें पाई जाती है? चीकनी चीजों के अंदर पाई जाती है, जैसे तेल है, घी है, इनमें क्या पाई जाती है? जो चिकने खाद्य पदार्थ होते हैं, चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें किसकी मात्रा पाई जाती है? फैट यानी वसा की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में आ गया खनिज लवण और आहारी रेशे। पहले पार्ट के अंदर हमने आपको बताया था फलों और सब्जियों के अंदर खनिज लवण, इसके अलावा विटामिन, खनिज लवण और विटामिन, ये हमने आपको पहले पार्ट में फलों और सब्जियों के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आहारी रेशे मुख्य रूप से सब्जियों और फलों के छिलकों में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। और खनिज लवण और विटामिन की कमी अगर अपने शरीर के अंदर हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं? किसी न किसी रोग से रोगग्रस्त हो सकते हैं। आहारी रेशे और जल, ये सभी अपने क्या हो गए? पोषण के अंदर विद्यमान तत्व, जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले बात आ जाती है बच्चों भोजन के पाचन की। किसकी बात आ जाती है? भोजन के पाचन की। तो भोजन का पाचन किसको कहते हैं? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, जटिल यानी जो हार्ड होते हैं, जिनको शरीर सीधा ही क्या नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उनको क्या कहा जाता है? जटिल पोषक पदार्थ। तो जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। यानी ये जो भोजन के अंदर पोषक तत्व होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? जटिल होते हैं, और इनके अंदर ये बहुत बड़े अणु के रूप में होते हैं, और अपने शरीर के द्वारा इनको सीधा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पहले भोजन का पाचन करना होता है। पहले क्या करना होता है? भोजन का पाचन करना होता है। तो पाचन होता क्या है? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों, ये जैसे पोषक पदार्थ हो गए, तो जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। एंजाइम क्या होता है वो आगे आपको हम बता देंगे। एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। उसके बाद में भोजन के पाचन के लिए हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। उस तंत्र को कौन सा तंत्र कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। उस तंत्र को कौन सा तंत्र कहेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखो, पाचन तंत्र की अगर आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या होती है? शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण करना, भोजन के यानी मुंह से शुरू होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन के पाचन, अवशोषण और मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां मिलकर सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं। क्या परिभाषा बताई मैंने? शरीर में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन के पाचन, अवशोषण व मल त्याग तक अनेक अंग व ग्रंथियां मिलकर सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं और एक तंत्र का निर्माण करती हैं। उस विशेष तंत्र को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है। उस तंत्र को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों।